हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की। हाल के दिनों में एनसीबी बहुत अधिक चर्चा में है और इस कारण इससे जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे हो। ठीक है, तो कहीं पर भी इससे संबंधित फैक्ट या कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे और इसकी जो फंक्शनिंग है उस पर चर्चा करेंगे और भी जो भी इससे संबंधित एक्ट हैं उन पर भी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, इसका जो मोटो है वह है खुफिया प्रवर्तन समन्वय यानी कि इंटेलिजेंस एनफोर्समेंट और कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और इस मोटो में ही इसका पूरा जो फंक्शनिंग है और इसका जो संगठन है और इसके जो कार्य है, इसका जो उद्देश्य है, सब इसी में ही निहित है। ठीक है, और वर्तमान में सत्यनारायण प्रधान इसके महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, आईपीएस अधिकारी इसके डायरेक्टर जनरल होते हैं। इस आइए एनसीबी को समझने के लिए हमें पहले इसकी पृष्ठभूमि जाननी होगी, तो हम क्रमशः इसमें आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं। ठीक है, नारकोटिक पदार्थ जैसे कि गांजा, अफीम, चरस, भांग आदि जो भी ये नशीले पदार्थ हैं, इन पर जो भारत की राष्ट्रीय नीति है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में निहित नीति निदेशक सिद्धांतों यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पर आधारित है। ठीक है, यहाँ से शुरू होती है नारकोटिक्स के जो पदार्थों की जो नीति है। ठीक है, यहाँ पर से प्रेरित है वह। इसके तहत राज्यों को अधिकार है कि वह चिकित्सा के क्षेत्र को छोड़कर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक किसी भी तरह के नशीले पदार्थ के सेवन पर रोक लगाएं। ठीक है, इसके अलावा जो भारत सरकार की जो नीति है नारकोटिक्स के संबंध में, वह इससे रिलेटेड जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज हैं और इंटरनेशनल ट्रीटी जो भी हैं उनसे भी निर्देशित होती है। ठीक है, भारत जो है नारकोटिक ड्रग्स पर कन्वेंशन 1961, साइकोट्रोपिक पदार्थों पर कन्वेंशन 1971 और नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध ट्रैफिक के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी कि ये 1998 यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1988, इनका हस्ताक्षर करता है ये जो अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि नारकोटिक्स पर भारत सरकार की नीति से संबंधित कौन से कानून हैं। ठीक है, तो ये नारकोटिक्स पर सरकार की जो नीति है उससे संबंधित 3 कानून है। पहला कानून है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, दूसरा है द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी कि एनडीपीएस एक्ट 1985। ये सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक एक्ट है, इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तीसरा एक्ट है द प्रिवेंशन ऑफ द इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1988। ये 3 सबसे प्रमुख एक्ट हैं भारत सरकार के जो नारकोटिक्स नीति से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब जानते हैं हम एनसीबी के गठन की। दरअसल हमने जिन एक्ट की चर्चा की उनका एनसीबी के गठन में उनका जो है महत्वपूर्ण रोल है। तो एनडीपीएस एक्ट 1985, यहाँ पे एक लिखना ये रह गया है। ठीक है, तो 1985 जो 14 नवंबर 1985 से प्रभावी हुआ, इसने केंद्रीय प्राधिकरण के गठन के लिए एक स्पष्ट प्रावधान किया है। ठीक है, इस प्रावधान के आधार पर भारत सरकार ने 17 मार्च 1986 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी का गठन किया। ठीक है, यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है। क्या क्या है? कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है। ठीक है, तो इस एनडीपीएस एक्ट के
अंतर्गत जो प्रावधान किया गया था कि केंद्रीय प्राधिकरण का एक इस तरीके की एजेंसी गठित की जाए जो नारकोटिक्स से और इसके जो गैर कानूनी उपयोग है इनको रोकने के लिए एक एजेंसी बनाने का जो प्रावधान किया गया है, उससे प्रेरित होकर कब किया गया? 17 मार्च 1986 को एनसीबी का गठन किया गया। ठीक है, अब जानते हैं एनसीबी के कार्य। एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध पदार्थों के उपयोग को रोकना। ठीक है, इस एक्ट के साथ ही कस्टम एक्ट, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को लागू करने के संबंध में राज्य सरकारों और अन्य एजेंसी द्वारा किए जाने वाली कार्रवाई का कोऑर्डिनेशन करना भी इसका काम है। ठीक है, अब इन एजेंसी में कौन कौन शामिल है? इन एजेंसी में शामिल है सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो CEIB, दूसरी एजेंसी है CBI, तीसरी है कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज, और इसके अलावा स्टेट पुलिस जो विभिन्न राज्यों की है, और भी कोई एजेंसी ऐसी जो कानून को लागू करती है। ठीक है, इन सब के साथ समन्वय करती है इस एक्ट के तहत। ठीक है, एनसीबी। इसके अलावा जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रोटोकॉल हैं नशे की तस्करी के खिलाफ, उनके लिए भी काउंटर उपाय करती है एनसीबी। ठीक है, विदेशों में संबंधित अधिकारियों और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इन दवाओं और पदार्थों की तस्करी और गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकने के लिए मदद देती है और उन एक्शन लेती है, और जो उनके जो कार्रवाई है उसका कोऑर्डिनेशन भी करती है। इनके अलावा एनसीबी देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी से लड़ने के लिए एनडीपीएस एक्ट को लागू करने के संबंध में अन्य केंद्रीय विभागों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय के लिए भी जिम्मेदार है। ठीक है, एनडीपीएस एक्ट को लागू कराने के लिए जिन केंद्रीय विभागों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय की जिम्मेदारी होती है, तो वह सब काम कौन करता है? एनसीबी करती है। ठीक है, यह अपने जोन और सब जोन के माध्यम से एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के रूप में भी काम करती है। ठीक है, देश में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले और इससे संबंधित गतिविधियों की निगरानी करना भी इसका प्रमुख काम है। ठीक है, एनसीबी नशीले पदार्थों की तस्करी से लड़ने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के कर्मचारियों को रिसोर्स और ट्रेनिंग भी देती है। ठीक है, खुद तो करती है ये जो लॉ एनफोर्समेंट का काम और नशीले पदार्थों की तस्करी आदि रोकने के लिए जो काम है खुद भी करती है, और जो बाकी एजेंसी हैं उनको रिसोर्स भी देती है और ट्रेनिंग भी देती है। ठीक है, यह उन स्थानों पर सीमाओं की निगरानी भी करती है जहां विदेशी तस्करों द्वारा ड्रग्स की तस्करी की जाती है। तो ऐसे जो स्थान है, यानी कि बॉर्डर एरिया जो मुख्य रूप से है, वहां पर यह सीमाओं की निगरानी भी करती है। ठीक है, यह इसका महत्वपूर्ण कार्य है। एनसीबी का जो प्रतिनिधित्व है, यानी कि एनसीबी का जो रिप्रेजेंटेशन है, वो आर्थिक खुफिया परिषद यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल EIC जो भारत सरकार की एक खुफिया परिषद है, उसमें भी एनसीबी का प्रतिनिधित्व होता है, जो भारत में आर्थिक खुफिया जानकारी और आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए जिम्मेदार सरकारी एजेंसियों की निगरानी करने वाला शीर्ष संगठन है। कौन? EIC। तो यहाँ पर भी एनसीबी का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, इसके अलावा यह संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC और नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड INCB, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनके लिए भारत की नोडल एजेंसी है। ठीक है, भारत से संबंधित कोई इन संगठनों को, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भारत से संबंधित अगर कोई काम होगा तो उसका समन्वय कौन करता है? उसकी जो नोडल एजेंसी है वो एनसीबी है। ठीक है, इसके अलावा एनसीबी दिसंबर 2019 में शुरू किए गए एक वैश्विक ऑपरेशन ट्रांस का भी हिस्सा था, जो अंतर्राष्ट्रीय डाक, एक्सप्रेस मेल और कोरियर शिपमेंट पर एक संयुक्त खुफिया एकत्रीकरण कार्रवाई है। ठीक है, अब जानते हैं कि एनसीबी के जोन कहाँ कहाँ हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, इंदौर, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पटना इसके जोन हैं।
और सब जोन इसके हैं अजमेर, अमृतसर, भुवनेश्वर, देहरादून, गोवा, हैदराबाद, इम्फाल, मंदसौर, मदुरई, मंडी, रायपुर, रांची और कोच्चि। ठीक है। जोन और सब जोन नशीली दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों की बरामदगी से संबंधित डेटा एकत्र करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं। अध्ययन के रुझान, तौर तरीके, खुफिया जानकारी एकत्र और प्रसारित करते हैं और सीमा शुल्क, राज्य पुलिस और अन्य लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है। यानी कि पूरे देश में व्याप्त है एनसीबी का जो ढांचा है। ठीक है। इसके अलावा मादक द्रव्यों से संबंधित मुद्दों के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी भी एनसीबी है। एनसीबी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे यूएनडीसीपी, आईएनसीबी, इंटरपोल, सीमा शुल्क सहयोग परिषद, IRILO इत्यादि के साथ निरंतर संपर्क में रहती है। एनसीबी आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 24(1) के तहत सूचना के अधिकार अधिनियम से बाहर है, यानी कि आरटीआई नहीं लग सकती एनसीबी पर। ठीक है। और इसकी गतिविधियों से संबंधित एनसीबी के जो अधिकारी होते हैं सीधे भर्ती होने के अलावा आईपीएस से भी जाते हैं, यानी कि भारतीय पुलिस सेवा से, और भारतीय राजस्व सेवा, IRS और अर्धसैनिक बलों से भी लिए जाते हैं। ठीक है। एनसीबी की शक्तियों की अगर हम बात करें तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी को केंद्र सरकार का एक विभाग मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2003 के अपने आदेश में कहा है कि उसके अधिकारियों के पास एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने की शक्ति है। ठीक है। इससे पहले भ्रम बना हुआ था, हाई कोर्ट के जो डिसीजन आते थे उनके हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फुल एंड फाइनल डिसीजन दे दिया था 2003 में, और अब जो है इसके बाद से इस पर कोई संशय नहीं है कि जो है ये गिरफ्तारी कर सकती है या नहीं कर सकती है। ठीक है। तो स्पष्ट कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि उसके पास एनडीपीएस एक्ट के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने की शक्ति है। ठीक है। कोर्ट ने कहा है कि एनसीबी के गठन के आदेश को 1986 में आधिकारिक राजपत्र, यानी कि जो भारत सरकार का गजट है उसमें विधिवत नोटिफाई किया गया है। ठीक है। अधिसूचना ने एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का पालन करने के लिए इंस्पेक्टर के पद से ऊपर के एनसीबी अधिकारियों को अधिकृत किया है। यानी कि जो तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी की जो शक्तियां हैं वो इंस्पेक्टर पद से ऊपर के अधिकारियों के लिए हैं एनसीबी के। ठीक है। इसके अलावा यह आरोपी को गिरफ्तार करने के अलावा उस पर केस चला सकती है, चार्जशीट दायर कर उसे सजा दिलवा सकती है। अब जानते हैं कि एनडीपीएस अधिनियम 1985 है क्या। 1985 में अधिनियमित एनडीपीएस अधिनियम देश में मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए प्राथमिक कानून है। इस अधिनियम में 3 बार 1989, 2001 और 2014 में संशोधन किया गया है। यह अधिनियम मेडिकल और वैज्ञानिक उद्देश्यों के अलावा मादक दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों के निर्माण, व्यापार, उपयोग को प्रतिबंधित करता है। ठीक है। यह इन दवाओं के निर्माण, बिक्री, खरीद, उपयोग, दुरुपयोग और तस्करी के खिलाफ कड़े प्रावधानों को भी सूचीबद्ध करता है और उल्लंघन करने वालों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी करता है। ठीक है। यह कानून मादक दवाओं और साइकोट्रोपिक पदार्थों पर विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत के दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया है, ताकि नशीली दवाओं के उपयोग और अवैध तस्करी को रोका जा सके। अब जानते हैं कि एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत क्या सजा मिलती है। तो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत बहुत सारी सजाओं का वर्णन है, बहुत सारे उसमें अपराधों का वर्णन है, तो हम उतना सारा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो जनरल जो सजा है, जो सामान्य जो सजा है, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है। सामान्य रूप से अल्प मात्रा में अगर किसी के पास ये अवैध नशीले पदार्थ मिलते हैं, इसका इस्तेमाल करने का वो दोषी पाया जाता है, तो इसके लिए 1 साल की कठोर कारावास की सजा या जुर्माना जो 10,000 रुपये तक हो वो हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है। ठीक है। अल्प मात्रा के लिए
और वाणिज्यिक मात्रा से कम लेकिन अल्प मात्रा से थोड़ा अधिक अगर मिलता है तो उसमें कठोर कारावास जिसकी अवधि जो है 10 साल और जुर्माना 1 लाख रुपये तक ये हो सकता है। ठीक है। और अगर वाणिज्यिक मात्रा में मिलता है तो ये नशीले पदार्थ कठोर कारावास जिसकी अवधि 10 साल से कम नहीं होगी लेकिन 20 साल तक हो सकेगी और जुर्माना भी जो 1 लाख रुपये से कम का नहीं होगा और 2 लाख रुपये तक हो सकेगा। ठीक है। तो इसी तरीके से अन्य में भी इस तरीके की सजाएं हैं। वो बहुत बड़ा एक्ट है और हमारे जो सामान्य अध्ययन की दृष्टि से इतना ही प्रासंगिक है। ठीक है। तो आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, एनसीबी से संबंधित जो जानकारी है वो आपको कैसी लगी, आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, करंट